हेलो डियर स्टूडेंट, टू चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसमें अपना जो पहला लेसन है वो संविधान क्यों और कैसे। ठीक है ना। पिछले वीडियो में हमने इसकी विशेषता को, इसके कार्य के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से कार्य पढ़े थे हमने इसके। तो हमने इसके कार्य पढ़े, संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। ठीक है ना। मतलब वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। दूसरा कार्य पढ़ा था हमने कि निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टता है। मतलब संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्माण लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान यह भी तय करता है। अब तीसरा कार्य पढ़ेंगे हम, सरकार की शक्तियों की पर सीमाएं। सरकारी शक्तियों पर सीमाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, आप मान लीजिए कि आपके यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा। आपने मान लो कि आपने जिस राज्य में रह रहे हो, तो आपने मतलब जो मान लिया आप किसी भी मतलब मंत्री सदस्य में, संसद में, लोकसभा में कोई सी मंत्री पद पे, अब आपने मान लिया कि कोई भी पार्टी है, ठीक है ना, वो क्या है कि भाई ये क्या करेगा कि उस समय निर्णय करेगा। किंतु जब सत्ता के कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित है। भाई जब उसने क्या है कि उस पार्टी ने अगर कानून बना दिए, पार्टी ने क्या कर दिए, कानून बना दिए। अब आपको लगा कि कानून क्या है, अनुचित है, मतलब इसका कोई उचित व्यवहार नहीं है, अनुचित है। ठीक है ना। तो क्या होगा, तो उदाहरण के लिए क्या है कि उसने आपको अपने धर्म का पालन, जैसे मान लो समझ करो, आपको उदाहरण दे देता हूँ मैं, उसने आपको क्या किया, अपने धर्म के पालन करने के लिए मना कर दिया। ठीक है ना। भाई आप आपके धर्म का पालन नहीं करोगे, जैसे आप किस सत्ता में हो, आप इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, यहाँ आप सिख धर्म से बिलोंग करते हो, तो आपको उस पार्टी ने कहा कि भाई आप सिख धर्म का पालन नहीं करोगे, आप पगड़ी पहन के नहीं आओगे, आप यहाँ पे मतलब कटार लेके नहीं आओगे, मतलब आपको अपने धर्म के पालन करने से रोक दिया। ये किसी किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने, जैसे मान लो इस्लाम धर्म से हो, आपसे कहिए भाई आप इस तरह के रंग के कपड़े पहन के नहीं आओगे, ठीक है ना, पाबंदी लगा दी, आप टोपी लगा के नहीं आओगे। ठीक है ना। जैसे मान लो कोई विशेष गीत को गाने की स्वतंत्रता नहीं है, जैसे इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ी जाती है, उस समय अजान अजान लगती है। सिख जो गुरु गुरु ग्रंथ साहिब है, उसका मतलब गुरुवाणी का को बोला जाता है। ठीक है ना। तो इनको क्या है, पढ़ने से, जैसे हिंदुओं में जो अपने हिंदुओं में रामायण का पाठ होते हैं, दोहे होते हैं, इधर से क्या बोलते हैं हनुमान चालीसा शिव चालीसा होती है, इनको क्या पढ़ने से मतलब यह अपने धर्म को रोकने से, अगर मान लो आपको मना कर दिया जाए, किसी विशेष समूह धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा। भाई चलो ठीक है, अल्पसंख्यक में आता है या किसी गैर धर्म का है, तो उसको क्या कर दिया, भाई आप आपके धर्म का पालन नहीं करोगे, इस देश में रहना है तो मतलब उसको मतलब धार्मिक रूप से उसको अलग कर दिया, उसके धर्म से उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, उसको किसी उसके सारे अधिकार छीन लिए। ठीक है ना। रखने का अधिकार भी नहीं होगा। यह सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, मतलब उसके ऊपर उसको जो अपने 6 मौलिक अधिकार दिए गए, ये 6 मौलिक अधिकार उसके लिए लागू नहीं होते। आगे बात समझ में, उसको मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाजत हो। जैसे किसी टाइम पे होता था क्या, काले गोरे का भेद होता था। अंग्रेजों समय जो काले लोग थे उनको क्या धुतकार दिया जाता था, भगा दिया जाता था। ठीक है ना। कई जो नीची जाति के लोग थे उनको मतलब कुएं पे से पानी भरने की अनुमति नहीं थी, बेचारे वो नदी नालों का गंदा पानी पीते थे। तो इस तरह के भेदभाव स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेगा। अबे अन्याय थे, वो भी तो इंसान है, उनको क्या जीने का अधिकार नहीं है क्या। भाई जो गोरे काले गोरे हैं, किसी रंग को लेकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर, उनकी जाति को लेकर, उनके धर्म को लेकर अगर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जैसे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ठीक है, इसके अलावा रंग के नाम पर, उनके काले गोरे के रंग के नाम पर, अगर उनके साथ इनको लेके अगर उनके साथ भेदभाव किया जाता है तो ये क्या होगा, आपको उचित लगेगा क्या, क्योंकि वो लोग इंसान नहीं है, उनके पास क्या जीवन जीने का अधिकार नहीं है, तो ये क्या होगा, अन्यायपूर्ण लगेगा आपको। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी। मतलब जैसे मतलब अपने यहाँ की सरकार है, अपने क्या किया उस सरकार को कि अपने बहुमत से मतलब अपने वोट दिया, अपने मतदान के जरिए उसको अपने एक उस सरकार को बनाया। ठीक है ना। अपने वोट दिया, सभी नागरिकों ने उसको क्या दिया, अपना मत दिया, चुनाव, उसकी चुनाव प्रक्रिया हुई और उसको बना दिया। अब वही सरकार अगर ऐसा कानून बनाती है कि किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को अधिकारों से वंचित रखा जाता है, विशेष जाति के व्यक्ति को अधिकारों से वंचित रखा जाता है, विशेष रंग के व्यक्ति को अधिकार से वंचित रखा जाता है, तो ये अन्यायपूर्ण है। ठीक है।
लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रहती है, जब भी तो बनाते, या तो उन सरकार की सोच गलत है, ठीक है ना। लेकिन देखो फिर भी संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह की सीमित करता है। मैं संविधान क्या करता है, अब जैसे सपोज करो कि संविधान ने क्या दे दिया, 6 अधिकार दे दिए, अपने 6 जो मौलिक अधिकार है दे दिया। उसने बोल दिया कि देश के सभी नागरिकों पर लागू होंगे। अब सरकार कोई सी भी हो, इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। ये अधिकार क्या हो गए, नागरिकों को जीने का अधिकार देते हैं। आगे जो अपने 6 अधिकार है, ये नागरिक के देते हैं, जीने का अधिकार देते हैं। और ये किसने दिया, हमें संविधान ने दिए। आज हम खुले में घूम सकते हैं, आज हम कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं, आज हम खुले में किसी भी जाति के हो, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ठीक है ना। ST हो, SC कास्ट हो, जनजाति से हो, किसी भी जनजाति से हो, वो मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में दाखिला ले सकता है, किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है, हर तरह से स्वतंत्र घूम सकता है। ये अधिकार उसको किसने दिया, भारत के संविधान ने दिया। तो वही तो पढ़ रहे अपन कि भारत संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। मतलब सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे बड़ा सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमें मौलिक अधिकार को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। मतलब नागरिकों के लिए क्या है कि जो मौलिक अधिकार ये स्पष्ट कर दिया भाई नागरिकों को क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और नागरिकों को ये अपने मौलिक अधिकार जानने भी चाहिए। वरना वो क्या है, हमेशा मतलब एक जागरूक नागरिक नहीं बन सकता। तो देखो आगे पढ़ते हैं कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकार को स्पष्ट कर दिया गया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्या भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है। मतलब अलग अलग संविधान में अलग अलग अधिकार दिए जाते हैं। अमेरिका के संविधान में अलग अधिकार है, अपने भारत देश के संविधान में अलग अधिकार है, ठीक। लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार श्रेय पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण की गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। मतलब क्या है कि अभी अपन अपने ऊपर ही ले लेते हैं, क्या हमने अपने कोई अपराध नहीं किया तो क्या हमें पुलिस जबरदस्ती लेके जाएगी क्या, नहीं भाई। अगर मान लो ले जाए, चलो ठीक है, मैं नीची जाति का हूँ, मुझे ले जाए, पर क्यों, जाति का भेदभाव अगर कोई मेरे साथ करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान संविधान ने दे रखा है। संविधान मेरे मूल अधिकारी की रक्षा करती है। क्यों, क्योंकि संविधान ने मुझे अधिकार दिया हुआ है कि अगर मान लो मुझे कोई भी बिना किसी अपराध के गिरफ्तार नहीं कर सकता, मुझे जाति के नाम पर मेरे साथ भेदभाव नहीं कर सकता, मेरे धर्म के नाम पर नहीं कर सकता, मेरे रंग के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार मुझे किसने दिए है, संविधान ने दिए है। इसके आगे देखो अपन पढ़ते हैं कि यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। सरकार की जो पावर है, सरकार अपने ऊपर किसी भी तरह का नियम नहीं थोप सकती। जब तक संविधान हमें उसकी आज्ञा नहीं देता तब तक सरकार हमारे ऊपर कोई भी नियम नहीं थोप सकती। हमारे अधिकारों को मतलब ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती जिससे हमारे अधिकारों को क्या हो, हनन हो, हमारे अधिकारों को ठेस पहुँचे। कुछ मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब व्यक्ति कहीं भी जाके भाषण दे सकता है। अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, अपना मन करे अपना वो काम कर सकते हैं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, मतलब अपना अपना ग्रुप संगठन किसी भी तरह का मतलब योजनाएं बना सकते हैं। आगे बात समझ में आदि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है, ठीक है ना। और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है कि जिसमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। मतलब जो अधिकार ये दिए हैं संगठन बनाने का, अब मान लो आपने कोई ऐसा संगठन बना लिया हो जो सरकार को उससे नुकसान पहुंच रहा हो, आपने मान लो सब ऐसा संगठन बना लिया जो सरकार के विरुद्ध हो, जनता के विरुद्ध हो, आप अपना सिर्फ अपने संगठन का ही फायदा ढूंढ रहे हो, तो सरकार चाहे तो उसको बंद कर सकती है। ये भी संविधान में निहित है, ठीक है ना। तो सरकार का अपने तीसरा काम क्या पड़ा था कि संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। आगे बात समझ, ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। अब अगला पढ़ते हैं अपन। अगला कार्य समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अगला कार्य देखो, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। तो देखो अधिकतर क्या पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। मतलब जो पुराने संविधान थे उसमें क्या था कि जो निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान
जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है। आगे बात समझ में? इसमें क्या है, भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है। ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए गए हैं जिन समाजों के नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयाँ हो। मतलब क्या है कि कई समाज ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या है कि समाज के अंदर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग इन दोनों के बीच क्या होता है, एक असमानता होती है। ठीक है ना? ये क्या, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, इन दोनों में असमानता ये होती है कि इन दोनों में ये उच्च वर्ग जो वाले लोग होते हैं ये निम्न वर्ग वाले लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मतलब इनमें असमानताओं की गहरी खाई होती है। वहाँ केवल सरकार की शक्तियाँ पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन वहाँ की सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा जिससे वह समानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। मतलब क्या है कि जो अब मान लो किसी गांव में कोई समाज है, एक एग्जांपल लेते हैं, गांव है, गांव में समाज मान लो लोग हैं, उन लोगों के बीच में कुछ अमीर लोग हैं और कुछ गरीब लोग हैं। अभी गरीबों को क्या है कि इन दोनों अमीर लोग क्या है, इनके साथ भेदभाव करते हैं, इनके साथ अत्याचार करते हैं। होता था ना पुराने ज़माने फिल्मों में होता था कि कोई भी मतलब लाला होता था, कर्जा ले लेता था, जमीन हड़प लेता था, फिर बाद में उनको जमीन नहीं देता था, उनके साथ अत्याचार होता था। तो वहाँ की जो सरकार है, ठीक है ना, उस सरकार को क्या करना चाहिए कि वहाँ की सरकार को शक्तिशाली बनना ही उचित नहीं होगा, बल्कि वहाँ की असमानता और गरीबी को भी दूर करने के लिए, उससे निपटने के लिए उसके अंदर सक्षमता, योग्यता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाए जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। जातिगत ही तो है, छोटी जाति का होगा इसलिए इसका भेदभाव होता है, पैसा वाला नहीं है इसलिए इसका भेदभाव होता है। ठीक है ना, गरीब आदमी है, ठीक है ना, आर्थिक स्थिति को लेकर भेदभाव होता है। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। मतलब जो गरीब व्यक्ति है इसको सरकार इतनी हेल्प कर सके ताकि अमीर व्यक्ति उसका धुतकार, इसको इतना अधिकार दे सके, इसको इतना अधिकार दे सके ताकि आराम से अपने जीवन जी सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव में पुराने इतिहास का उदाहरण है। मतलब दक्षिण अफ्रीका जो होता था उस वहाँ पे जब अपन ने पढ़ा था गांधी जी भी क्या थे, वहाँ पर एक बार मुकदमा लड़ने गए थे तो उनको गाड़ी से बाहर निकाल दिया था, मतलब ट्रेन से उनको क्या बाहर निकाल दिया था। उनको अभी ये काले लोगों के लिए नहीं है। मतलब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो लोगों के अंदर भेदभाव होता था, काले गोरे का भेद होता था, रंग भेदभाव होता था। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। मतलब क्या है कि जो संविधान है अपने समाज की आकांक्षाओं का क्या है, पिटारा है। मतलब हमें क्या है, आज अपन को उम्मीद किससे, आज अपन को आज़ादी किस चीज़ से मिल रही है, सरकार से मिल रही है? नहीं, सबको आज़ादी मिल रही है संविधान से। संविधान क्या अपनी इच्छाओं का पिटारा है, अपनी आकांक्षाओं का पिटारा है। अपन ने जो जिस अच्छे एक राज्य के अंदर रहने की एक इच्छा रखते हैं, जिस तरह से रहने की इच्छा करते हैं, वो रहने के जो अधिकार हमें कौन प्रदान करता है? संविधान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित सब कुछ मिलना चाहिए। भाई संविधान निर्माता थे अपने भारत के, एक अच्छा उदाहरण अपने भारत का ही संविधान ले सकते हैं कि संविधान जो निर्माता थे उनकी इच्छा क्या थी कि प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें मिले, भौतिक जरूरतें पूरी हो, उसकी शिक्षा, ओके, शिक्षा के अलावा उसको वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। मतलब उसका उस समाज में सम्मान हो, ठीक है ना, उसकी गरिमा पर कोई ठेस ना पहुंचे, ठीक है ना, तो आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन, मतलब फुल कॉन्फिडेंस से अपना जीवन जी सके। भारतीय सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वो खुद सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके। आगे बात समझ में? फिर भारतीय संविधान ही क्या होता है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने पर मतलब वो करता है, सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठाने पर उसको मतलब हक प्रदान करता है, मतलब उसको मतलब एक तरह से कानून प्रदान करता है। जैसे कि मान लो भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिसे कानून की मदद में लागू किया जा सके। जैसे से हम भारतीय संविधान को पढ़ते हुए हमें पता चलता है कि ऐसे सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावनाओं का समर्थन प्राप्त है। भाई हमें क्या है कि जैसे हमने संविधान को पढ़ा तो हमें थोड़ा पता लगा कि ऐसे सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावनाओं का समर्थन प्राप्त है।
और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। मतलब हमें आज़ादी से जीने के लिए जो नियम कानून है वो कहाँ पाए जाते हैं, मौलिक अधिकारों में पाए जाते हैं। अब जिस विशेषता को हमने इतनी देर से पढ़ा, जो अपनी विशेषता में इतनी देर से अपन पढ़े थे, समाज की कई आकांक्षा होती है, उनको लक्ष्य को पूरा करने के लिए संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है ना, सरकार को भी क्या है कि अच्छी मजबूत ही सरकार होने के साथ साथ उसके अंदर ऐसी भी सामर्थ्य होनी चाहिए ताकि वो गरीबी और असमानताओं को मिटा सके गाँव में। क्योंकि कई गाँवों में ऐसी मतलब समाज में ऐसी मतलब भिन्नताएं पाई जाती है, इतनी असमानताएं पाई जाती है, गरीबी रेखा गरीब मतलब उसके आर्थिक स्थिति को लेकर उसका भेदभाव होता है। तो देखो शॉर्ट में इसको पढ़े ना, तो संविधान चौथा काम क्या है, समाज की आकांक्षाओं की आकांक्षाएं लक्ष्य, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। तो देखो इसको अच्छी तरह पढ़े तो वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे, संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को मतलब होता है इच्छाओं को पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ठीक है ना, तो देखो चौथा कार्य क्या है इसका, कि संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे, कौन करता है प्रदान, संविधान, जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। मतलब क्या है, चौथा कार्य संविधान का ये है कि वो सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे जनता की आकांक्षा और जनता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए न्यायपूर्ण समाज की स्थापना वो कर सके और उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अगला क्या है कि संविधान की सत्ता, संविधान ये अपना पांचवा कार्य है, संविधान की सत्ता। तो संविधान सत्ता का मतलब क्या हो गया, तो संविधान सत्ता अपन पढ़ेंगे कि हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा के प्रस्तुत की है। ठीक, अब संविधान की सत्ता कैसे, संविधान क्या है, कितना प्रभावी है, संविधान की क्या न्यायपूर्ण, संविधान इसको एक थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे आगे। संविधान की सत्ता, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे आगे। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, संविधान क्या है, कितना प्रभावी है, और क्या संविधान न्यायपूर्ण है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। इन टॉपिकों पर हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे। आज हमने संविधान के जो कार्य है, 4 कार्य हमने उनके बारे में पढ़ लिए, उनकी एक रूपरेखा तैयार कर ली। अब आगे जो इसकी सत्ता के बारे में है, इस संविधान क्या है, कितना प्रभावी है, क्या ये न्यायपूर्ण है कि नहीं है, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है, संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा कैसे तैयार की जा सकती है, नेपाल की संविधान निर्माण का विवाद क्या है, ठीक है ना, और भारतीय संविधान कैसे बना, तो इसके बारे में हमने करके इसका अध्ययन करेंगे। संविधान सभा का स्वरूप क्या है, संविधान सभा के कामकाज की शैली क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत क्या है, संस्थागत व्यवस्थाएं क्या होती है। ठीक है ना, तो इनके बारे में पढ़ेंगे और अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।